नमस्कार दोस्तों जनरली हमें ये देखने को मिलता था कि भारत के अंदर कोई पाकिस्तानी नेशनल हो गया या फिर कोई भारतीय नेशनल जो टेरर प्लॉटिंग कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक अमेरिकन और 6 यूक्रेनियंस को अरेस्ट किया गया है एनआईए के द्वारा फॉर प्लॉटिंग टेरर एक्टिविटीज इन इंडिया। आप देख सकते हो ये खबर, अमेरिकन मर्सिनरी मैथ्यू वैन डेक 6 यूक्रेनियंस अरेस्टेड इन इंडिया बाय एनआईए। इसको हम डिटेल से देखेंगे कि अचानक से ऐसा हुआ क्या, मतलब यूक्रेनियंस और अमेरिकन भारत में क्या कर रहे थे, इसका म्यांमार के साथ क्या रिलेशन है। एंड मैं आपको बता दूं अरेस्ट के बाद यूक्रेन और अमेरिका दोनों की तरफ से रिएक्शन आया है। वो किस तरह से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन तो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है इस चीज़ को लेकर, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के दौरान आपको 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर तो मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। जैसे 2027 का जो हमारा बैच है उसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको पढ़ाई कराई जाएगी, और साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, और ये फ़ोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फ़ोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्होंने अनकवर किया एक ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क जिसके अंदर 6 यूक्रेनियन के नागरिक और 1 यूएस नागरिक इन्वॉल्व था। ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये क्या करते थे, भारत में एंटर करते थे टूरिस्ट वीज़ाज के थ्रू, और भारत को एक ट्रांजिट और ऑपरेशनल बेस की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब इनका लिंक आपको टेरर सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो म्यांमार में हो रहा है वो देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा डिटेल से इसके बारे में, लेकिन इनको बेसिकली अरेस्ट किया गया है जो यूआपा है, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 18 है जो टेरर कॉन्स्पिरेसी से रिलेट करता है। सो दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल टेरर प्लॉट। यहां पर आपको लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट का पूरा नेटवर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल रूट समझिए क्या है कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो क्या किया जाता था कि जो यूरोप है वहां से ड्रोन्स को प्रोक्योर किया जाता था, वहाँ से ड्रोन्स लिया जाता था, और भारत जो अगर आप देखोगे भारत को एक प्रकार से एंट्री और ट्रांजिट जोन की तरह इस्तेमाल होता था, और अल्टीमेटली ये लोग क्या करते थे, म्यांमार की तरफ चले जाते थे भारत का मदद लेके। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। म्यांमार में ट्रेनिंग और इंसर्जेंसी हब देखने को मिलता था। अगर फ्लो ऑफ मूवमेंट अगर आप देखोगे तो फॉरेन नेशनल क्या करते हैं, भारत के अंदर एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा वगैरह है उसके थ्रू इनको एंट्री मिल जाती थी भारत में। फिर वहाँ से लोग क्या करते थे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते थे, जो स्पेशली जो हमारा मिज़ोरम वाला स्टेट हो गया, तो उधर ये लोग जाते थे, और वहाँ से ये आसानी से फिर म्यांमार की तरफ क्रॉस कर जाते थे, और वहाँ पर जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन था। तो ये दिखाता है कि भारत को एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब एक तरफ जो ग्लोबल एक्टर्स हैं और जो रीजनल इंसर्जेंसीज हैं उनके बीच में भारत को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग। अच्छा, यहाँ पर म्यांमार का जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स है उसके बारे में भी समझ लीजिए। आप सब जानते हैं कि म्यांमार में ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर, तो एक प्रकार से कई ऐसे ग्रुप्स हैं म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा जो लगातार इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं, और जो म्यांमार की मिलिट्री है उनसे वो लोग लगातार फाइट कर रहे हैं। तो ये जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं म्यांमार के अंदर, बेसिकली दे आर आर्म्ड मिलिशियाज फाइटिंग द म्यांमार मिलिट्री, और वो बेसिकली आप देखोगे तो भारत के बॉर्डर के नज़दीक जो है काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, और कई बार इसलिए इश्यूज़ भी आता है कि उसमें से कुछ लोग जो है वो भारत की तरफ आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। तो ये लगातार आपको देखने को मिलेगा। तो उनका रोल क्या है इन सारी चीज़ों में, ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली फॉरेन नेशनल्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप्स में ले जाते हैं, ऑपरेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, और इनफैक्ट वो लोग भारत के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में उनके साथ भी कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर ओवरऑल एक ट्रायंगुलर नेक्सस देखने को मिलता है, मतलब फॉरेन ऑपरेटिव्स, म्यांमार के मिलिशियाज और भारत के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर का डायमेंशन कहाँ से आता है समझिए। ये जो केस है ये इतना मायने इसी लग रहा है क्योंकि इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था टेरर टूल्स के तौर पर। ड्रोन्स देखो क्या करते थे, मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप से खरीदा करते थे जो एडवांस ड्रोन्स हैं, और इसको भारत लाया करते थे, और भारत से जो है म्यांमार ले जाया करते थे। और ड्रोन आज के डेट में सर्वेलेंस, कॉम्बैट ट्रेनिंग, पोटेंशियल अटैक्स, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि ड्रोन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर उसमें बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। देखो डिफरेंस समझिए, जो ट्रेडिशनल टेरर होता था उसमें ह्यूमन अटैकर्स होते थे, यहाँ पर रिमोट कंट्रोल होता है कि जो ये लोग आतंकवादी हैं रिमोट से कंट्रोल करके जो है
सामने वाले देश के अंदर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रिसीजन अगेन काफ़ी लिमिटेड होता था पहले वाली चीज़ों में, अब हाई प्रिसीजन हो गया है, आसानी से ड्रोन्स के थ्रू अटैक कर पाते हैं। यहाँ पर इनको पहले आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अब क्या इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो गया है। और स्पेशली अगर आप दो वॉर देखोगे दुनिया में, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया और अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट में जो ईरान के साथ वॉर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ड्रोन वॉरफेयर है उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत को क्यों चूज किया गया इन सारी चीज़ों के बीच में। देखो एक चीज समझिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बोला जा रहा है कि भारत के अंदर अटैक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। भारत वॉज नॉट द फाइनल टारगेट, बट एक क्रिटिकल ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल हो रहा था भारत। और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? एक तो जैसा मैंने आपको बताया, ओपन वीज़ा रेजिम क्या है कि जो फॉरेनर्स एंटर करते हैं भारत में वो लीगली आ सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू, और उनको कोई सस्पिशन भी नहीं होगा। भारत सरकार को ये लगेगा कि भाई वो लोग घूमने फिरने आए हैं भारत में, तो भारत इसको प्रमोट भी करता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट की वल्नरेबिलिटी। मतलब अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली ये आप देख सकते हो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा पोरस है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, और वहाँ पर रिमोट एरियाज़ में हर जगह मॉनिटरिंग करना इतना आसान नहीं होता, तो आसानी से वो लोग यहाँ से एस्केप हो सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, भारत जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करता है। एंड स्पेशली ये जो मिजोरम और म्यांमार वाला बॉर्डर है, अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे मिजोरम और ये जो म्यांमार वाला बॉर्डर है ना, तो ये काफ़ी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये सॉफ्ट एंट्री पॉइंट बन जाता है। मिजोरम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस पूरे केस में, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप भारत में जो मिजोरम है और जो म्यांमार का बॉर्डर आप देखोगे, सो इट्स अराउंड 510 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट, हिल, पुअर सर्वेलेंस, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। तो लीगल इश्यूज ये आता है कि देखो फॉरेनर्स को अगर आना है, समझिए भारत ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस कर रखा है कि कोई भी फॉरेनर आसानी से मिजोरम ना आए। तो हमने क्या किया हुआ है कि अगर किसी भी फॉरेनर को मिजोरम में एंटर करना है तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेनी होगी, पहले परमिशन लेनी होगी सरकार से। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जितने भी अक्यूज्ड हैं, ऑब्वियस सी बात है ये लोग सरकार से परमिशन नहीं लेते थे, ये आसानी से मिजोरम के अंदर एंटर कर जाते थे। तो ये दिखाता है कि कितना बॉर्डर मैनेजमेंट गैप्स हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का एकदम मिसयूज किया जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर सरकार को ध्यान देने वाली बात है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल 2025 में जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लालडुमा, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा था, क्योंकि इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही थी कि भारत सरकार क्यों यहाँ पर जो एरिया परमिट है वो लगा रही है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं लालडुमा, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया था, सेंटर के डिसीजन को, कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रीइम्पोज करना चाहती है जो एरिया परमिट वाला चीज़ है। और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि मिजोरम को जानबूझकर सीक्रेट तरीके से ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है फॉरेनर्स के द्वारा जो म्यांमार जाना चाहते हैं। सो इट हैज़ बिकम अ कंसर्न फॉर द सेंटर। लालडुमा ने यह भी बताया कि कैसे जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में 2000 फॉरेनर्स मिजोरम आए थे, एंटर किए थे, और ज़्यादातर के पास टूरिस्ट वीज़ा नहीं था। मतलब वो जो टूरिस्ट वीज़ा होगा, लेकिन ये जो एरिया परमिट होता है ना, जो परमिशन चाहिए होती है, वो उनके पास नहीं था, और वो अचानक से गायब भी हो गए। तो लालडुमा जी ने ये भी आरोप लगाया कि कैसे कई सारे जो फॉरेनर्स हैं वो इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। सो दैट इज़ वाई आई होप आप समझ पा रहे होगे कि क्यों भारत का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो टेरर नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, समझिए ये कोई रैंडम ग्रुप नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जिनका अलग अलग रोल है। जैसे इसमें फॉरेन ऑपरेटिव्स हैं जो अरेस्ट किए गए, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 यूक्रेनियंस हैं, एक यूएस का नागरिक है, जो लॉजिस्टिक टेक्निकल एक्सपर्टाइज का पूरा इनका काम रहता है। फिर सप्लाई चेन आपको देखने को मिलेगा, यूरोप से इन भारत, भारत से म्यांमार। आर्म्ड ग्रुप्स हैं म्यांमार के जो ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट देते हैं, और इंडियन इंसर्जेंट के साथ लिंकेज है कि भारत के अंदर भी कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी हो सकता है इनको यहाँ पर मदद प्रोवाइड कर रहे होंगे। मतलब अभी तो क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा तो बहुत कुछ चीज़ें इनसे पता लगेंगी। अच्छा, इसके पीछे का लीगल और इन्वेस्टिगेशन एस्पेक्ट समझिए। भारत सरकार ने इनको यूएपीए सेक्शन 18 के तहत अरेस्ट किया है, कॉन्स्पिरेसी फॉर टेररिज्म। यूएपीए बेसिकली क्या करता है कि आसानी से हम उनको लंबे समय तक डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट रख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पावर और वाइड हो जाती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास, और इंटरनेशनल लिंक जो ट्रैकिंग है वो भी इसके तहत किया जा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन बेसिकली यहाँ पर डिजिटल एविडेंस, फाइनेंशियल ट्रेल, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, और इनके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं तो उसके ऊपर फोकस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं,
अरेस्ट करने के जस्ट बाद अगर आप देखिए तो यूक्रेन ने बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर यूक्रेन ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है भारत को और कहा है कि इमीडिएटली उनके नागरिकोों को रिलीज किया जाए, ये जितने भी 6 यूक्रेनियंस हैं, और उनको काउंसलर एक्सेस दिया जाए, मतलब जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनको राइट टू मीट का निर्देश जो है वो दिया जाए। और यहाँ पर उनका मेन कंप्लेन यही है कि भारत ने ऑफिशियल तरीके से यूक्रेन को इन्फॉर्म नहीं किया इसके बारे में जब भारत ने उनको अरेस्ट किया, और यूक्रेन ने कहा कि इट इज़ वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, जो वियना कन्वेंशन का प्रिंसिपल्स होता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस ने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। यूएस बेसिकली न्यूट्रल है, केयरफुल है, और उसने एक्नॉलेज किया है कि हमारा एक नागरिक अरेस्ट हुआ है भारत में, लेकिन हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते प्राइवेसी की वजह से। तो ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर होता है, जब भी किसी देश का नागरिक अरेस्ट होता है तो यही कहा जाता है कि अभी हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, कुछ जांच करनी है जो भी है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि एक आई ओपनिंग, या फिर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, जनरली हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में कि कोई अमेरिकन नागरिक या ये लोग कोई अरेस्ट होगा, लेकिन ये हुआ है और बड़े स्तर पर कुछ काम चल रहा था। क्या और भी बड़ी कुछ प्लानिंग थी, इसके बारे में कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज काम करी होंगी पता लगाने के लिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज डिफिकल्ट टू मैनेज? क्यों इतना डिफिकल्ट होता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर को मैनेज करना? इसका एक मेन कारण आप बता सकते हो। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अभी सफलता महोत्सव चल रहा है जिसमें 60% का फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है हमारे सभी बैचेस पर, प्लस डबल वैलिडिटी दी जा रही है। 2027 का बैच लीजिए या फिर 2028 का, सभी पे आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, ये फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।